किसानों को लेकर के आप जो किसान आंदोलन करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। 13 महीने आप लोग रहे सड़कों पर, कुछ गारंटी तो मिली नहीं। मोदी की गारंटी है, वो 13 महीने हम रखे थे, आगे भी रखेंगे। और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2012-13 में लंबे समय के बाद बना था और किसानों को अधिकार दिए गए थे बहुत सारे, वो सारे अधिकार छीन लिए गए। उसके बाद 3 काले कानून लाए गए, जिसको लड़ाई करके 13 महीने लड़ करके आप लोगों ने हटाया। मिला कुछ नहीं, खोया आपने। 13 महीने खोए, 750 साथियों को खोया। लेकिन एक जो जबरदस्त पाया वो ये कि किसान इस देश के जागरूक हैं, एक शक्ति है। भले वो वोटों में तब्दील नहीं हुआ, वो जातियों में हम बटे हुए हैं, वो अलग कहानी है। क्या आपको लगता है कि जो मांग थी किसानों की कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कानूनी गारंटी मिले, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कह दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में ये कहा गया था, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को हरा दिया, हिंदू मुसलमान के नाम पे हराया गया। क्या आपको लगता है कि 2024 के चुनाव में किसान इस गारंटी के तहत सरकार बदलने के लिए या सरकार के पक्ष में खड़े होने के लिए एक चेतना के साथ वोट करेंगे, जहां किसानों के हित सर्वोपरि होंगे, जातीय हित, धार्मिक हित ऊपर नहीं आएंगे? हालांकि जातीय हित और धार्मिक हित कुछ होता नहीं, वो बकवास है। हित अगर है तो किसान हित है, मजदूर हित है, नागरिक हित है। जी नमस्कार धनंजय जी, आनंद वर्धन जी, आनंद जम्बू जी, अनिल सिन्हा जी, संजीव चंदन जी। आज प्रबुद्ध पैनल आपका है, यहाँ बहुत ज्ञानी लोग हैं, सब पता है सबको, हमारी पब्लिक भी बहुत कुछ जानती है। कुछ चीज़ों का खुलासा मैं करना चाहता हूँ। आपने किसानों की बात की और मैं जम्मू जी को भी सुन रहा था, उन्होंने वामपंथी विचारधारा की बात की। आपको याद होगा, आप ही के नेबरिंग स्टेट मध्य प्रदेश में गोली चली थी, 6 किसान मर गए थे और वो आंदोलन थे मंदसौर, आपको याद है। तो राहुल गांधी वहां गए, पूछे क्या किसान है। के बेटा है, याद रहता है, हर किसान की हर बात याद रहती। लैंड एक्विजिशन एक्ट है। क्यों लैंड एक्विजिशन एक्ट है? जमीन ली जा रही है, कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है, जमीन का कब्जा नहीं दे रहे हैं, आंदोलित हैं किसान, और गोली चला दी पुलिस ने। उनका ऐसा लैंड एक्विजिशन एक्ट किसके लिए हो रहा है? कॉर्पोरेट के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉर्पोरेट्स को जमीन नहीं देंगे तो वो माइनिंग कैसे करेंगे, बिजली कैसे पैदा करेंगे, जल जंगल जमीन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। जब उन्होंने वहां देखा एक गरीब किसान कैसे मर रहा है, कैसे भूखा है, कैसे उसके बच्चों को ना शिक्षा है ना स्वास्थ्य है, तो उन्होंने कहा भाई ऐसे विकास की हमें जरूरत नहीं। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए जिसमें भूमि अधिग्रहण कानून के तहत आप लोगों का हक खींच लीजिए। भाई 150 साल की गुलामी के बाद अगर आपको भूमि अधिग्रहण का कानून मिला, आपको जमीन खरीदने का कानून मिला, आपको पट्टा अपने नाम कराने का कानून मिला, तो वो हक उनसे 70 साल में क्यों ले लिया जाए? तो भागे भागे आपके ये पूंजीपति गुजरात मॉडल पे पहुंचे। आपको याद होगा नैनो अजीत प्रोजेक्ट भाई, था। मैं प्रसंग बस एक बता दूं, संजीव भाई सर बोलेंगे। अभी हाँ। बिहार सरकार ने नया कानून लाया है। नीतीश कुमार को मैं मानता हूं घोर किसान विरोधी आदमी। अभी कानून लाया है, बल्कि नागरिक विरोधी आदमी, उनको भी नरेंद्र मोदी से कम वो कहीं से नहीं। उन्होंने कानून लाया है और कानून में ये है कि पहले गरमजरुआ जमीन जो है ना, वो होती थी सरकारी। फिर गरमजरुआ आक एक खास जमीन होती है, जिसको मालिक भी कहते हैं। उस पर उसको रहने का अधिकार था, जो रह बसा हुआ वो बसा रहेगा। एक बकास्त जमीन होती थी, लेकिन बकास्त जमीन की का लगान जो है भारत सरकार आजादी के बाद वसूल रही थी। अब बकास जमीन को भी कर दिया कि सरकारी जमीन है। अब वही जमीन केवल आपकी है, जो रैयत है, जो खतियान में जिसका जिक्र है, वही जमीन है। तो बताइए, ये सरकार ये जो बकास जमीन और फलाना फलाना जो अपने नाम कर रही है, वो किसको देगी? बकास जमीन की हालत ये है, बकास जमीन हम लोग क्या उसको कहते हैं कि लगान, जब जमींदार लगान देते समय क्या करते थे, वो जिसे आज ब्लैक मनी छुपाते हैं ना, उस समय खेत छुपा लेते थे। अगर 500 एकड़ जमीन है तो जमींदार कहते थे कि 300 एकड़ ही जमीन है, और 300 एकड़ का लगान देते थे, 200 एकड़ के लगान नहीं देते थे। उससे उपज होती थी। उन जमीनों को बकास जमीन कहा जाता है, और नीतीश कुमार ने कहा कि वो बकास जमीन अब सरकारी हो गई। ये हालत है जी। तो ये बकास हो, और जो बिहार में अपना हरियाणा में कहते हैं गैर मुस्तकिल हो, और उत्तर प्रदेश में
उसको नजरूल की जमीन भी कहा जाता है। वो सारी उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं क्योंकि पटवारियों की लिखित अलग अलग होती है। खैर, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला इसलिए मैं नहीं करना चाहता, ऑडियंस को सरल रखना है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस अर्बन एरियाज में रहती है, वो सब बातों को बहुत डिटेल में नहीं समझती। आपने बताया अच्छे की। मेरा मानना ये है कि भूमि अधिग्रहण के कानून को निरस्त करके 2013 का कानून लाना, जिसमें 4 गुना कॉम्पनसेशन देना और 80% जब तक आपकी अप्रूवल ना हो वहाँ के स्थानीय लोगों की, गांव के किसानों की या जमीनों की मालिकों की, तब तक वो जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाए, तो उसमें क्या वामपंथी विचारधारा, भाई मुझे बता दीजिए। होता क्या है, बेमतलब में हम लोग बदनाम करते हैं लोगों को। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यूपीए 2 में, 2G हो गया, 3G हो गया, इतने करोड़ का नुकसान हो गया, और वो विनोद राय की रिपोर्ट आई, उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली कि मैंने गलत रिपोर्ट दी। किसी तरीके से ये स्लीपर सेल्स जो हैं विभिन्न पार्टियों में दूसरी पार्टियों के लिए काम करते हैं। आज एक सज्जन मुझे ये भी बता रहे थे कि जो शराब घोटाला था, वो शराब घोटाला पहले कांग्रेस के पास भी आया था, शीला दीक्षित के पास भी आया था कि ऐसे रेवेन्यू इंक्रीज किया जा सकता है आपके नेबरिंग स्टेट, क्योंकि सिर्फ 20 किलोमीटर आपको गाड़ी चलानी है। हरियाणा बॉर्डर पर 24 घंटे शराब मिलती है और सस्ती शराब मिलती है, और वहां के डिस्ट्रीब्यूटर और जो L1 के ठेकेदार हैं उनका रेवेन्यू 12% भी नहीं, 18%। और वो 1+1 की स्कीम भी देते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं। आप 2 शराब की बोतल लेंगे तो आपको सूटकेस मिलेगा, 3 शराब की बोतल मिलेंगे तो स्पीकर फोन मिलेगा, सब कुछ मिलता है वहां। तो वो पॉलिसी दिल्ली सरकार के लिए भी आई थी। तो शीला दीक्षित ने उस टाइम कहा कि नहीं भाई, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें दुकानें बढ़ाने की बात है, और हमारा दिल्ली इतना कंजस्टेड है, इसमें नॉन कन्फर्मिंग एरियाज बहुत है। यहाँ पे मंदिर हैं, स्कूल हैं, 100 फुट का भी आ जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का भी कई जगह स्थानों पे आ जाता है, तो हम ये इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। गुड़गांव तो क्या है, नया सिटी है, बंजर जमीन थी, वहां पे DLF ने जब खूब सारी बिल्डिंगें बना दी, जी आ गया, ये आ गया, तो वहां तो ये सब काम हो सकते हैं। पर दिल्ली की एक हिस्ट्री है, एक उसकी ज्योग्राफी है, उसके अंतर्गत ये काम नहीं हो सकता है। पर इन्हीं के एक आदमी, मुझे किसी ने बताया, अंदर की बात बताता हूं, कि इन्हीं का एक आदमी जो आम आदमी पार्टी का मीडिया इंचार्ज था, या वो मीडिया कंपनी चलाता था और उनका मीडिया का काम करता था, एडवर्टाइजिंग का काम करता था, वो ये स्कीम लेकर आया, और ये कहा जाता है कि उसी ने RSS को ये सारा पर्दाफाश किया कि ऐसे ऐसे स्कीम चल रही है और ऐसे ऐसे रेवेन्यू परसेंटेज बढ़ाया जा रहा है, उसमें हो सकता है कोई लेन देन का मामला हो। अब संजय सिंह क्या कह रहे हैं? संजय सिंह तो ये कहते हैं कि ये शराब घोटाला ईडी रेड पड़ने के बाद शुरू हुआ। जब रुंगटा रेड्डी को पकड़ा गया, उसके बेटे को, राहुल रेड्डी को, राहुल रुंगटा को, और उसके बाद दूसरे को पकड़ा गया, तो 55-60 करोड़ रुपए तो उगाही कर ली गई 2022-23 में, कि हम भैया तुमको अरेस्ट कर लेंगे। उनको दो में से, उनमें से एक आदमी को अरेस्ट भी कर लिया था उन्होंने। तो उसको अरेस्ट करने के बाद पहले उसने 5 करोड़ दिए, फिर उसने 50 करोड़ दिए, 49.5 करोड़ रुपया उसने दिया। तो 100 करोड़ से ज्यादा की उगाही तो इस 100 करोड़ की लिकर पॉलिसी में हो गई। बताइए, 100 करोड़ का मामला था, 100 करोड़ से ज्यादा उगाही हो चुकी है। तो ये जाहिर सी बात है कि आपने देखा एक्सटॉर्शन रैकेट इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे कैसे चल रहा है। तो ये जाल बिछाया गया और इस जाल में कुछ लोग फंस गए, और 4 आदमी जेल में बैठे हैं। एक आदमी की बेल हो जाती है, वो आके पर्दाफाश करता है। अब आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के डिटेल्स में देख लिया कि लॉस मेकिंग कंपनियां जो टैक्स भी नहीं भरती हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती हैं, तो टैक्स का रेवेन्यू का चोरी है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनकी नेटवर्थ है ही नहीं, जितना पैसा उन्होंने दिया इसका मतलब वो शेल कंपनियां हैं, पैसा किसी और का है। और 15 दिन के समय में एक कागज का टुकड़ा कितने हाथ बदल लेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। किसने पैसे दिए होंगे, किसने बॉन्ड खरीदा होगा, किसने उसको आगे दिया होगा, उसको आगे दिया होगा। इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब 29 कोर्ट की बात की आपने सुना, आप जिक्र इसलिए भी कीजिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में उस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि चुनावी बॉन्ड मैं सब घोटाले, देखिए, सार्वजनिक संपत्तियों की अंधाधुंध बिक्री, पीएम केयर फंड, पीएम डिस्क्लेमर, केयर फंड, मैं एक और डिस्क्लेमर आपको दे दूं। आपकी 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 प्रोग्राम में उच्चतम स्तर लाइव में पर बार बार खुफिया विफलताओं की जांच की जाएगी। जी, मैं आपको एक डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर दे दीजिए। दूं। मैं डिस्क्लेमर ये दे रहा हूं कि जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी का मैनिफेस्टो था, उसकी टीम में मैं भी था। मैंने 22 मैनिफेस्टो में सजेशंस दिए थे किसानों और श्रमिकों के नाम पर, जिसमें से 5 उन्होंने लिए, और बाकी 15 पे उन्होंने कहा ये पॉलिसी डिसीजन हैं, जब सरकार बन बढ़िया जाएगी है, तब हम। बढ़िया है, ये डिस्क्लेमर मेरा है। ठीक है, अब आप बढ़िया है। बताइए। मैंने बाकी बाकी चीजों पे, न्याय योजना वगैरह पे मेरा कुछ नहीं पता, वो जो कागज में लिख के आया मैं अभी पढ़ा भी नहीं।
सच्ची बताऊं तो मुझे पता भी नहीं, पर मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। इसीलिए आपको बतला भी दिया कि नीतीश कुमार और यही अब रिलायंस को दिया गया है जमीनों का सर्वेक्षण करने का जिम्मा, कि आप जमीनों मैं का सर्वेक्षण कीजिए और मैं बताइए कहाँ कितना जमीन। वो बड़ा लंबा मामला है, उसके बारे में बहुत मैं ड्रोन महत्वपूर्ण दीदी का मामला है हमारे आत्मजीत भाई, ये भी बड़ा मैं वो मुद्दा जो बनेगा। ड्रोन दीदी का एक एक करके खुलासा कर दूंगा। किसी दिन आप प्रोग्राम करेंगे जी ना, ड्रोन दीदी का 1 घंटा मैं आपको बताऊंगा ड्रोन दीदी है क्या पूरी। धनंजय जी की तो बकास जमीन जरूर फंस रही होगी, आज नहीं, उन्होंने उसको ही हमारी तो महत्वपूर्ण। जमीन ही नहीं तो क्या फंसेगी, वो हमारे गांव में और पूरे बिहार में 30 से 40% जमीनें फंस रही है, हमारी तो अच्छा, जमीन तो ही मैं नहीं। मैं हमारे अपने पास पॉइंट एक पे आ एकड़ जाता हूँ। जमीन भी नहीं है संजीव भाई, हमारे भाई पे 1 बीघा जमीन पड़ता है, 1 बीघा जमीन में क्या फंसा दीजिएगा। तो मैं अपने जी पॉइंट पे आना चाहता हूँ। तो वो क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड ने लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर दी। और इलेक्टोरल बॉन्ड जम्मू जी कांग्रेस पार्टी नहीं लाई थी, इलेक्टोरल फंड लाई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लाई थी। और इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा श्रेय अरुण जेटली और मोदी जी की सरकार पे जाता है। पारदर्शिता खत्म करके राफेल की डील भी की गई। 36,000 करोड़ का खुलासा कहीं ना कहीं तो होगा, किसी ना किसी दिन उस पर भी किताब आएगी, उस पर भी जेपीसी बैठेगी। आज बैठे 10 साल बाद बैठेगी जरूर, क्योंकि उसमें लेन देन हुआ। रिलायंस एरोस्पेस को काम दिया गया, जो कि एक दिवालिया कंपनी थी, दिवालिया घोषित हो चुके थे अनिल अंबानी, पैसा अंदर कर चुके थे। 45,000 करोड़ रुपए उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए देके 45,000 करोड़ रुपए का अपना कर्जा माफ कर दिया, और उसके बावजूद उनको रिलायंस एरोस्पेस में उसके पार्ट्स का और कॉन्ट्रैक्ट मिला रिलायंस का। तो ये नागपुर में ही जमीन दी है उसको, नागपुर में ही जमीन दी, तो गुजरात मॉडल वहां भी आ गया। तो ये गुजरात मॉडल क्या है, ये गुजरात मॉडल एंटी वामपंथी मॉडल नहीं है। ये गुजरात मॉडल पूंजीपतियों को बिलियनर बनाकर इस देश के सारे संसाधनों पे कब्जा देने का है। एक सवाल और मैं आपको बता देता हूं, कोई आरएनडी करके ये अमीर नहीं बने। जी आनंद जी। तो मैं इसलिए कह दे रहा हूं कि ये विषय से भटकने वाली बात होगी। 45,000 करोड़ का माल 5,000 में सेटल हुआ, 45,000 करोड़ भी कर्जा लिया गया था, 5,000 करोड़ में अपने ही भाई को, वो भी कर्जा लेके भाई को दे दिया। मतलब ना हर लगे ना फिटकरी। ये तो फ्रॉड का इंतहा है। अगर किसी दिन इस देश में, और मैं इसलिए मानता हूं, मतलब एक भाई साहब ने लोन लिया 45,000 करोड़, उसको 5,000 करोड़ में सेटल किया, दूसरे भाई ने ही खरीदा और वो 5,000 भी करोड़ लोन 5,000 लेकर। करोड़ का लोन लिया। उसमें एक कंपनी का 10,000 करोड़ से ज्यादा का लोन था, उसकी वैल्यूएशन आप हैरान हो जाएंगे, 500 करोड़ रुपए लगाई गई। एक कंपनी 500 करोड़ में भी खरीदी गई है, मैं आपको डेटा दिखा दूंगा, इंफ्राटेल या कौन सी कंपनी है, 500 करोड़ में भी खरीदी गई है, जिसमें कर्जा हजारों करोड़ रुपए। उसके अलावा जो रुचि सोया वाला कांड है वो क्या है, वो भी बड़ा नहीं, कांड है। अब देखिए, अब रुचि सोया तो ना वो कॉर्पोरेट जगलरी है। हम अभी किसान और श्रमिकों की बात कर रहे हैं। जी आपने बिल्कुल, मुझसे सवाल जो पूछा मैं उसी पे विषांतर। किसान पे रहिए एक बिल्कुल। आप बताइए, एक और बात करता हूं। आपने देखा, एक और बात की उन्होंने कि वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। वेल्थ क्रिएटर कौन है आज की डेट में? अदानी, अंबानी, पीरामल का 6,000 करोड़ का लॉस है, 170 करोड़ रुपए दे रहे हैं। भारती का 76,000 करोड़ का लॉस है, वो 198 करोड़ रुपए दे रहे हैं। हर कंपनी लॉस मेकिंग है, तो टैक्स की चोरी। जिस कंपनी की नेटवर्थ नहीं है वो पैसा दे रही है, तो शेल कंपनी। और जिन कंपनियों पे ना टैक्स की चोरी है ना वो शेल कंपनी है, उस पे ईडी सीबीआई की रेड डलवा के उसके एयरपोर्ट लेकर अदानी को दे दिए गए। अब वेल्थ क्रिएशन की बात आती है। इस देश में ये जो मैनिफेस्टो आया है, इसका मुख्य कारण, अगर आप राहुल गांधी को सुने तो उनकी जो मेन स्टे थी, उन्होंने एक बड़े हल्के शब्द में एक चीज कही थी, मैं उस पर चिन्हित करूंगा। उन्होंने कहा पॉलिटिकल इकोनॉमी खत्म कर दी इस देश की, क्योंकि वेल्थ क्रिएटर सिर्फ 10 या 20 लोग रह गए। इस देश का सुनार, इस देश का बढ़ई, इस देश का सफाई कर्मचारी, इस देश का वो आदमी जो कोरोना में, कोविड में लाशों को अपने कंधे पे लेकर शमशान घाट गया, वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स जिन्होंने अपनी जान की चिंता ना करते हुए लोगों की जान बचाई, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का इंतजाम किया, वो लोग जिन्होंने रेमडेसिविर के लिए पूरा शहर नाप दिया, पूरा देश नाप दिया, कोई दवा की कमी ना हो जाए, वो लोग जिन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडरों में घर से पैसे लगाकर ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे और अरेंजमेंट किया मशीनों का, सामान का, वो थे वेल्थ क्रिएटर इस देश के। कोरोना खत्म हुआ, उन वेल्थ क्रिएटर पे सबसे पहले अटैक किया गया। आपने देश के प्रमुख शहरों से पलायन करा दिया लेबर का, कि वो वापस ना आ सके, ताकि ये धन्ना सेठ
और उसी कोरोना काल में रिलायंस का 3,75,000 करोड़ का कर्जा अमेरिकन कंपनीज ने खत्म कर दिया। उन्होंने फंडिंग ले लेके 3,75,000 3.75 लाख करोड़ रुपीस उनका कर्जा खत्म कर दिया। किसने दिया पैसा, कहां से आया पैसा, किसकी कमिटमेंट थी? आपने लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर दी। जैसे चाइना का ऑक्यूपेशन हुआ अमेरिका पे, आपने अमेरिका का ऑक्यूपेशन दे दिया इंडिया को। साइलेंट ऑक्यूपेशन हुआ, कोई वॉर नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई ब्लडशेड नहीं हुआ। आपने अपना देश बेच दिया और उसी बेचने के अंतर्गत आपने 4,000 स्क्वायर किलोमीटर की अपनी जमीन चाइना को दे दी। चाइना वहां पे गांव बना के बैठा हुआ। तो ये वामपंथी विचारधारा या राइट विंग की विचारधारा की लड़ाई नहीं, ये बड़ा क्लियर है। ये संविधान और लोकतंत्र को तो छोड़ दीजिए, आप असाइड कर देते हैं इस समय। ये देश को बेच चुके हैं और ये मोदी वर्सेस जनता की लड़ाई। आप जितनी भी चीजों का बात करेंगे, आप स्टैग्नेंट वेजेस की बात कर लीजिए, 50% से ज्यादा वेजेस जो है स्टैग्नेटेड हो गई हैं। 2004 से 2009 8.5% जीडीपी ग्रोथ थी, 2009 से 2014 7.5% जीडीपी ग्रोथ थी। बीजेपी लास्ट 10 साल से सिर्फ 5.8% ग्रोथ दे पाई है। लास्ट ईयर में उन्होंने डेटा चेंज करके अपनी ग्रोथ 7.5 दिखाई है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट भी देखिए यूपीए के बराबर है, जबकि सरासर झूठ है। फिर आप कहते हैं वेलफेयर की बात, जो 1% लोग हैं इस देश के, उसके भी 1% ले लीजिए। जो 1% कहते हैं ना सुपर रिच, 10,000 परिवार, उन 10,000 परिवार के भी अगर 1% ले लीजिए तो उनका भी 80% कब्जा है उन 1% पे। 80% ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल दी जितना भी रिसोर्सेज हैं, 80% उस 1% के भी 1% के पास। मतलब अगर 100 लेते हैं तो 100 का 1, 10,000 का मतलब 10,000 के 100। 10,000 परिवारों में सिर्फ 100 परिवारों के पास 80% संसाधन है उसमें, जिसपे 60% कब्जा इस देश के संसाधनों का है। अब आप बताइए कि जब 23 करोड़ लोग गरीब थे और यूपीए के समय में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में एमपीएफआई, जो उसका डेटा सीएजी के पास भी है और जिसके इंडिपेंडेंट बॉडी सीएमआई के पास भी है, उनका खुद का कहना है कि 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आए, जबकि मोदी सरकार में 24 करोड़ नए गरीब बने। अगर एमपीएफआई का डेटा लें, उन्होंने गोल पोस्ट बदल दिया। उन्होंने कह दिया परचेजिंग पावर। अरे परचेजिंग पावर आपने ध्यान कब दिया? आपने तो सिर्फ सप्लाई साइड पैसा फेंका। एयरपोर्ट बनाओ, बंदरगाह बनाओ, फलानी चीज करो, सड़क बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। डिमांड साइड तो आपने कुछ किया ही नहीं, आप तो सप्लाई करते रहे, आप तो पैसा खर्च करते रहे। 56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आज 205 लाख करोड़ कर दिया आपने। अगर उसका आकलन करें वर्किंग पॉपुलेशन से तो आप और हम और सब 3-3 लाख रुपए भरेंगे, तब देश का बचेगा। मतलब 15 लाख रुपए आने के अकाउंट में 3 लाख रुपए कट गए। आज नहीं कटेंगे, कल कटेंगे। और आपका अकाउंट है बैंक में 135 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, मतलब कि 22,000 करोड़ रुपए खाली एमपीएबी, मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस में 22,000 करोड़ रुपए आपके अकाउंट से उन्होंने निकाल दिया। और ये पैसा किसके पास गया? ये उन धन्ना सेठों के पास गया। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो ये आईबी कोड है ना, आईबीसी, जिसमें ये जो कंपनियां आती हैं नीलाम होने या कंपनियों की जो सेटलमेंट होती है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। अगर उन आईबीसी कंपनियों का डेटा अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा से मैच कर लेंगे तो 90% कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और अपना आईबीसी में सेटलमेंट करा। अब आप बताइए, ये तो खुलेआम रंगदारी हो रही है भाई साहब। ये लिकर स्कैम नहीं हो रहा है, ये रंगदारी हो रही है। जो आदमी दफ्तर खोल के बैठा है, जिसके पास 100 एम्प्लॉई है, उससे रंगदारी की जा रही है। और मोदी जी का जो है वो बड़ा सा विशाल रूप दिखाया जा रहा है। मोदी जी की सेना, मोदी जी की गारंटी, यही है मोदी जी की गारंटी। तो और दूसरा लेबर कोड की जो उन्होंने बात की, 29 श्रम लेबर कोड है वो सेंट्रल है। टोटल जो श्रम कोड्स हैं वो 44। उन्होंने 44 को बदल के 4 कोड लेके आए। उस 4 कोड में उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दी, उन्होंने प्रोविडेंट फंड की योजना खत्म की, उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के जो उनके उसमें थे मिनिमम गारंटी वो खत्म की, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स खत्म किए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर फ्री कर दी कॉर्पोरेट्स के लिए, और पीएलआई स्कीम लगाकर, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव लगाकर कि इतना टैक्स चोरी तुम कर सकते हो, इतने 10% हमको इलेक्टोरल बॉन्ड देने पड़े। जैसे डिमोनेटाइजेशन में 500,000 का नोट बदलने के लिए आपको 20% कमीशन देनी पड़ती थी, वही कंपनीज के साथ किया कि आपको पीएलआई में इतना टैक्स का छूट मिलेगा, इतना आपको वो मिलेगा, आप उसमें टैक्स उतना पैसा जमा करा दीजिए हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड।
लास्ट में एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। इस देश का किसान 18% जीएसटी देता है, 26% जीएसटी देता है सीड पे, खाद पे, फार्म इक्विपमेंट्स पे। मुकेश अंबानी कितना देते हैं टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पता है आपको? 16.5%। मुकेश अंबानी इस देश का, अदानी इस देश का किसान से कम टैक्स देता है। तो जब सब्सिडी की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि किसान तो सब्सिडी लेता है, किसान तो बोझ है इस देश पे, तो ये भी गलत नरेशन। इस देश पे बोझ किसान नहीं है, वो अन्नदाता है, वो पेट भरता है। इस देश पे बोझ, सबसे बड़ा बोझ इन बड़ी कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेट्स का। और जिस दिन आम जनता ये समझ लेगी, उस दिन वो सब बातें समझ जाएगी। इस मैनिफेस्टो में पूरी बाइबल है, पूरी बाइबल इस सरकार की सारी योजनाओं की। और इससे बड़ा फ्रॉड, पीएम केयर फंड से बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? आपने एनजीओ के वर्कर्स की सैलरी कटवा के अपने पैसे अकाउंट में डाल लिए। आपने सीएसआर का पैसा उनका ले लिया। आपने फॉरेन कंपनीज का पैसा लेके उनको फायदा पहुंचाया। आपने पाकिस्तान कंपनियों से पैसा ले लिया और बालाकोट में आप बॉम्ब गिराते हैं और ये नहीं बताना चाहते आरटीआई के जरिए कि उस पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है और कहां से वो पैसा आ रहा है जी। तो ये एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, रंगदारी का काम हो रहा है। ये देश को उन्होंने एक यूनिट बनाकर खूब मन से लूटा है और जो लूटा पिछले 10 साल में इस देश को है, वो 74 साल में भी नहीं लूटा गया होगा, मेरा बिल्कुल ये विश्वास है।